हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के विज्ञान के मॉडल सेट को देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपको इस मॉडल सेट में करवाया जाएगा सारे के सारे 2024 के हिसाब से सेट किया गया है और एकदम ये ऑफिशियल है, झारखंड बोर्ड की तरफ से है, JCRT बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारा चीज़ अपने आप में क्लियर हो जाएगा, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और बहुत सारा नया चीज़ आपको समझने को देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम एवं कार्य समान होती है उसे क्या कहते हैं। यानी दोस्तों क्या है, आपको पूछा जा रहा है कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। तो कोशिका के समूह को दोस्तों याद रखिएगा, कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक। ठीक है, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। और दोस्तों उत्तकों का समूह अंग बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस आधार का सवाल आपको एग्जाम में एक ठो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सवाल है एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से इन चार ऑप्शन में से एक कोशिकीय जीव है, वो है अमीबा। ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को एक लिस्ट दे देता हूँ कि कौन कौन सा एक कोशिकीय जीव है। अगर एग्जाम में अमीबा नहीं आए तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव क्या क्या है, अमीबा, उसके बाद है पैरामीशियम, उसके बाद है यूग्लिना, और उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों ईस्ट। ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। अब कभी पूछा जाता है कि चप्पल जैसा शेप का कौन होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम होता है चप्पल जैसे शेप का। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव होता है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा का। ये भी सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। यानी जो सजीव है यानी जीवित है उसका शरीर का सबसे छोटा से छोटा पार्ट क्या है, उसे कहते हैं दोस्तों कोशिका। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज किया था, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में। ठीक है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा अधातु कौन सा है, इनमें से कौन सा अधातु है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि धातु और अधातु में कुछ स्पेशली गुण होता है। ठीक है, जो धातु होता है उसको पीट करके हम लोग चादर के जैसा फैलाया जा सकता है, उसको आधात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। ठीक है, उसको पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है जिसे तन्यता कहते हैं, उसको पीटने से आवाज़ आता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये सब धातु के गुण है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अधातु में ये सारा गुण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी अधातु है जो अववाद के स्वरूप ये सब काम करता है। जैसे कार्बन अधातु होते हुए भी, ठीक है, कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, वो करंट को पास करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सा अधातु है, तो सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से सभी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में धातुओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यानी इनमें से कौन कौन सा जगह आपको धातु का प्रयोग होता है। तो दोस्तों पटाखों में भी धातु का प्रयोग होता है। धातु का यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में नहीं यूज होता है बल्कि पाउडर फॉर्म में यूज होता है, इसलिए इसे यहाँ पर भी होता है, उर्वरक में भी होता है, खाने बनाने वाले बर्तन में भी होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का करंट को फॉलो करेगा, वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, और एक ग्रेफाइट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पेंसिल जो आप लिखते हैं ना उसके आगे वाला जो जहाँ पर लिखते हैं वही है ग्रेफाइट। ठीक है, वो ब्लैक कलर का है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों नमक भी होगा, खाद्य तेल भी होगा, चीनी भी होगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है, और अगर हल्दी आया ऑप्शन तो हल्दी भी होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा सूक्ष्म जीव को ये सब रोकता है, तो इसमें से इनमें से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव चैप्टर मैंने आपको इसी चैनल पे पढ़ा दिया है। अगर आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सूक्ष्म जीव नाम का एक चैप्टर होगा, वहाँ पर पढ़िए, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेग्यूम पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होती है? दोस्तों ये जो लेग्यूम पौधा होता है, इसके जड़ों में कौन सा मतलब जीवाणु स्थित होता है? वो हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो राइजोबियम का जो जीवाणु है, ये मटर के भी जड़ों में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है? दोस्तों ये जो भिंडी का पीत नामक एक रोग है, ये विषाणु के कारण होता है। और आप लोगों ने भी ये रोग जरूर देखा होगा, क्योंकि आप अगर भिंडी का पेड़ देखें तो जरूर देखे होंगे। दोस्तों क्या होता है, जब भिंडी का पेड़ हल्का पीला कलर का हो जाता है तो देखिएगा उसमें जो फल होता है वो सबको कीड़ा खा जाता है, और उसी रोग को कहते हैं भिंडी का पीत, और वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं द्वारा किस पदार्थ पर किसी अवांछित धातु को निक्षेपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी क्या है दोस्तों, कोई भी धातु है उस पर निक्षेपण मतलब उसको जमाने का जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, याद रखिएगा, विद्युत लेपन। ठीक है, विद्युत लेपन कहते हैं उस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है, यानी करंट को पास नहीं करने देगा? दोस्तों नमक, नींबू का रस, वो भी करंट को पास करने देगा, नल का पानी ये भी करंट को पास करने देगा, सिरका ये भी करंट को पास करने देगा। तो जो अशुद्ध जल है ये करंट को पास होने नहीं देगा, और इसमें नहीं वाला ही पूछा है, यानी कुचालक है तो अशुद्ध जल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? तो विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है आपको इस प्रश्न में बताना है। क्या है, धातुओं को निष्कासन में, तो दोस्तों ये तो होगा विद्युत अपघटन का प्रयोग धातु के निष्कासन में, मतलब धातु को निकालने में। नेक्स्ट होगा धातु का शुद्धिकरण में, ये भी होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से सभी, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई ऑप्शन का आंसर नहीं पता है, मान लीजिए इस ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए और लास्ट में मिले इनमें से सभी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी अगर आपको ऑप्शन में मिले और आपको अगर नहीं पता है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इनमें से सभी वाला ऑप्शन टिक कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सही हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जनन का अलैंगिक विधि का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मकुलन। ठीक है, मकुलन में किसी प्रकार का जनन अंग का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किसमें होती है? तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? मछलियों में भी बाह्य निषेचन होता है, स्टार फिश में भी बाह्य निषेचन होता है, मेंढक में भी बाह्य निषेचन होता है, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इग्नज बनता है निषेचन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? यानी दोस्तों पूछा जा रहा है, अगर आप किसी सतह पर ठीक है संपर्क लाएंगे तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो ये आपका याद रखना है, ये हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल जब तक आप किसी के संपर्क में नहीं आएंगे तो नहीं उत्पन्न होगा, याद रखिएगा। ठीक है, पेशीय बल जो आपके मांसपेशियों में होता है, चुंबकीय बल जो चुंबक में होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोग को वातावरण में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में कोई चीज़ फेंकते हैं तो नीचे गिरता है, उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? यानी एक छोटा सा एरिया में अगर बल लगाएंगे तो उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, दाब। ठीक है, और दाब का एसआई मात्रक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पास्कल। इसका एसआई मात्रक क्या है? दाब का पास्कल। इकाई क्षेत्र में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? दाब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा संप्रकित बल है? यानी छूने से ही वो बल उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। चुंबकीय बल दोस्तों नहीं होगा। कारण क्या है? चुंबकीय बल दूर दूर तक भी काम करता है। स्थिर विद्युतीय बल ये भी दूर में है, काम कर जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल तो बहुत ज़्यादा दूर है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों पेशीय बल। पेशीय बल मतलब हम लोग जब अपने हाथों से, दोनों हाथों से बल लगाएंगे तो हम लोग का जो मांसपेशियों से जो बल उत्पन्न होगा उसे कहते हैं पेशीय बल। और वो तो एक संप्रकृति बल है, यानी हम लोग जब संपर्क करेंगे, धकेलेंगे, तभी ये उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नाभिक अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो सूर्य का नाभिक में क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों ऊष्मा और प्रकाश दोनों। ठीक है, यानी दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन क्या है पहले वो समझ लीजिए। दोस्तों जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होगा? जो लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दब गया है और जिसको हम लोग निकाल करके ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। दोस्तों याद रखिएगा, लकड़ी भी एक प्रकार का ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कोयला। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन का दोस्तों ये भी मतलब है जिससे धुआं निकलता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन, कोयला ये तो होगा ही, लकड़ी ये भी होगा, पेट्रोल ये भी जीवाश्म ईंधन है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो प्राकृतिक गैस है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यकता है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दहन के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। दहनशील पदार्थ यानी जिसमें हम जिसको जलाएंगे। नेक्स्ट है ज्वलन ताप, ताप तो चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होने से एकदम नहीं होगा। तो इनमें से सभी वाला जो आंसर है ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन काल की वह अवधि जो शरीर में एक ऐसी परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जीवन काल का वह अवधि मतलब वह फेज जिसमें क्या होता है, जनन शरीर में जो जनन अंग है वो परिपक्व हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे दोस्तों किशोर अवस्था। ठीक है, उसमें हम लोग का जो शरीर में जननांग है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है? ठीक है, तो क्रोध, जो चिंता होता है, उत्तेजना होता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? वो हो जाएगा एड्रेलिन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एड्रेलिन। दोस्तों ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये आप लोगों का जो पुरुष है उसका मेन हार्मोन होता है, जनन हार्मोन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यानी कोई बच्चा जो शिशु है वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसका लिंग का निर्धारण किसके हार्मोन से होता है? याद रखिएगा दोस्तों, वो फादर के हार्मोन से होता है। दोस्तों हम लोग के जो समाज में आज भी समझा जाता है कि जो लिंग का निर्धारण है वो माता के कारण होता है। इसीलिए माताओं को बहुत सारा कोसा जाता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ लड़की है। ऐसा नहीं है दोस्तों, लिंग का धारण सिर्फ और सिर्फ पिता डिसाइड करता है, क्योंकि उनके पास ही है XY क्रोमोसोम और माता के पास है XX क्रोमोसोम। अगर माता से X आए और पिता से भी X आ जाए तो यहाँ पर XX से पुत्री होता है, और अगर X माता से आए, Y पिता से आए तो यहाँ से पुत्र हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर पूछिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने जब आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान
सेम टू सेम होता है, तो आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 30 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। आप लोग खुद भी ये सब चीज़ समझ पाएंगे। आप क्या कीजिए, जो आपके घर में आईना है ना, मिरर, उसके सामने आप लोग राइट हैंड उठाइए तो दिखेगा लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड उठाइए तो दिखेगा राइट हैंड। तो क्या है, एक काल्पनिक इमेज बना रहा है, तो इसे कहते हैं आभासी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं होने वाले वस्तुओं को देख सकता है, यानी दोस्तों क्या बोला जा रहा है, जो हम लोग सीधा सीधा नहीं देख सकते हैं और वो जमीन के नीचे या फिर पानी के नीचे रह के भी उसे हम लोग देख सकते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का इमेज आप लोग जरूर देखे होंगे। पेरिस्कोप जो होता है दोस्तों, ये सबमरीन में यानी पनडुब्बियों में लगा रहता है, पनडुब्बियों के ऊपर में, और पनडुब्बी में इसलिए लगा रहता है ताकि वो लोग पता कर सके कि आसपास क्या हलचल हो रहा है। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करने को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी भी गेहूं या फिर धान की फसल उगाई है तो आप लोग क्या करते हैं, धान को काट करके घर ले आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको जो पुआल होता है उससे अलग करते हैं धान को, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बीज को अलग करने का प्रोसेस है थ्रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज की नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, यानी कोई भी अनाज को अगर स्टोर करेंगे तो अनाज में नमी की मात्रा क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14% से कम होना चाहिए, तभी वो चीज़ को स्टोर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल है, किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों दोस्तों, केंचुआ जमीन के नीचे होता है और जब वो केंचुआ ऊपर बाहर आता है तो वो होल क्रिएट करता है। इससे क्या होता है, जो ऊपर का पानी है वो नीचे चला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर वही नीचे का पानी ऊपर आता है और फसल को मदद पहुंचाता है वृद्धि होने में। ठीक है, तो केंचुआ हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना है, तो सूर्य का जो ऊपरी सतह है उसका तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है और मेरे हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये थोड़ा आपको डाउट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कौन सा बताया जा रहा है, इनमें बताना है कि प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों ये जो ऑप्शन है पहले सी, ये है ध्रुव तारा, तो आप लोग नाम से ही पता चल रहा है ये ध्रुव तारा यानी एक तारा है, ये एक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। दोस्तों जो आर्यभट्ट है ये प्राकृतिक उपग्रह नहीं बल्कि एक मानव निर्मित उपग्रह है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दोस्तों सूर्य तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सूर्य एक उपग्रह नहीं बल्कि सूर्य एक तारा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का तापमान सबसे द्रव्यमान दोस्तों किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा भारी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। क्यों, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और इस क्वेश्चन का भी आंसर है बृहस्पति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा, तो घर्षण हमेशा क्या है, घर्षण हमेशा हानिकारक है या फिर घर्षण हमेशा लाभदायक है, आरोपित बल के दिशा में कार्य करता है, आरोपित बल के विरुद्ध कार्य करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घर्षण हमेशा दोस्तों ये आरोपित बल के विपरीत काम करता है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर आप लोग घर्षण को समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग मान करके चलिए दोस्तों, आप लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे जमीन में काई बैठ जाने से आप लोग घर्षण सही नहीं होता है और नीचे धाम से गिर जाते हैं। आप लोग को जाना है एक तरफ और घर्षण बल दूसरा तरफ कार्य कर दिए, आप लोग गिर जाएंगे। तो ये जो घर्षण बल है ये हमेशा बल के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण किस पे निर्भर करता है, याद रखिएगा पृष्ठ की प्रकृति यानी जमीन का सतह कैसा है, ये पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण, और करता है वस्तु के भार पर। ठीक है, अगर एक छोटा सा पंख अगर घर्षण भूमि पर अगर गिरे तो वो घर्षण नहीं होगा। इसके विपरीत अगर एक भारी वस्तु वहाँ पर रहे तो वो फिसल जाएगा। तो इसीलिए पृष्ठ की प्राकृतिक और वस्तु का भार दोनों पर निर्भर करता है घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है घर्षण बढ़ाने की तरीका निम्न में से कौन सा है, यानी घर्षण को हम लोग किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों घर्षण हम लोग को बढ़ाते क्यों है, पहले ये चीज़ समझिए। आप लोग अगर कहीं देखे होंगे कोई भी मशीन, तो मशीन जब चलता है तो आपस में नट बोल्ट सब घिसते रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, उस पर कोई भी बॉल बेयरिंग कर देते हैं या फिर उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं। कारण क्या, वो ऑयल अगर डालेंगे तो उसमें अब अच्छा से घर्षण होगा, और घर्षण अच्छा से अगर होगा तो वो चीज़ जल्दी से खराब नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। तो इसलिए घर्षण को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो स्नेहक घर्षण बढ़ाने के तरीके निम्न में से कौन सा है, तो बॉल बेयरिंग के द्वारा हम लोग घर्षण को बढ़ा सकते हैं। और सतह रुखड़ी पर, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है यही हो जाएगा, बॉल बेयरिंग द्वारा हम लोग घर्षण को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है, यानी प्रकृति द्वारा बनाया गया नहीं है। तो ऊन दोस्तों प्रकृति द्वारा है, सूती भी प्राकृतिक द्वारा है, रेशम भी प्राकृतिक द्वारा है। तो नायलॉन दोस्तों संश्लेषित रेशा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 4R में नहीं है। तो 4R में क्या 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 है दोस्तों, वो समझिए। रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस। दोस्तों ये जो रिमूव है ये नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पिघल जाता है परंतु जलता नहीं है। दोस्तों आपको इन रेशों में से बताना है कि कौन सा पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, और हो जाएगा दोस्तों नायलॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपन में लगा समय को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक कंपन में लगा गया समय को कहते हैं आवृत्तकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि संचरित हो सकता है। तो ध्वनि मतलब क्या, इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ध्वनि किस किस में गमन कर सकता है, फैल सकता है। ठीक है, तो ठोस में भी फैलेगा, द्रव्य में भी फैलाएगा। दोस्तों केवल वायु और गैस में नहीं बल्कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में जो ध्वनि है ये फैल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। जहाँ पर ठोस, द्रव्य या गैस नहीं है दोस्तों उसको कहते हैं आप निर्वात, उसमें ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकता, ध्वनि गमन नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, निर्वात पे गमन नहीं करता है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कोई एक आवेश यानी चार्ज को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया करता है। यानी कोई अगर ऊपर में बिजली को जमीन के नीचे अगर पहुंचा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों भू संपर्कीयकरण। ठीक है, तो भूमि संपर्कीयकरण कहते हैं इसको। तड़ी चालक क्या होता है, जो बिजली कड़कता है ना उसको कैच करता है और इसका पूरा पावर को जमीन में गाड़ देता है, इससे दुर्घटना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापते हैं। तो दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ कहते हैं इसको। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिएक्टर स्केल से। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश कितना प्रकार का होता है। दोस्तों आवेश मतलब चार्ज। चार्ज हमेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले बोलते हैं ना कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ो, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ो, तो वही है चार्ज। कितने आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश होता है दो प्रकार के। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल में एक सूक्ष्म ठोस होते हैं जो छोटा छोटा बहुत सारा छोटा छोटा है और वो बादल में यह हो जाता है, मिल जाता है, उसको कहते हैं एयरसोल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा 21% और नाइट्रोजन हो जाएगा 78%, याद रखिएगा। और बाकी जितना भी 0.00% में कार्बन डाइऑक्साइड है,
वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट दो ही है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा 21% वायुमंडल में और नाइट्रोजन का प्रतिशत होगा 78% वायुमंडल में, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। दोस्तों वनोन्मूलन क्या है, अगर हम लोग अगर हम लोग वन को लगातार काटते रहेंगे तो इससे हम लोग को क्या होगा, पूरा वन नष्ट हो जाएगा, पूरा चीज़ समाप्त हो जाएगा, हम लोग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगा, बारिश नहीं होगा, बहुत सारा का दिक्कत होगा। तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है, तो किससे करके, तो इससे क्या करेंगे, पुनः वन रोपण, यानी फिर से हम लोग पेड़ लगाएंगे तो इस स्थिति से हम लोग निजात पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, वनोन्मूलन से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक कंट्रोवर्सी वाला सवाल जो बहुत जन को दिक्कत करेगा, सवाल है काला सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों काला सोना कहीं कहीं पर कोयला दिया गया है, तो कहीं कहीं पर पेट्रोल दिया गया है, ठीक है। लोहा और चुंबक नहीं होगा, इनमें से 50-50 चांस है, हर जगह दिख रहा है, कहीं पर कोयला को काला सोना कहा गया है तो कहीं पर पेट्रोल को, ठीक है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी में काला सोना मतलब पेट्रोल दिया गया है, तो इसलिए आपको एग्जाम में अगर आए काला सोना तो पेट्रोलियम लगाइएगा, ठीक है, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन दोस्तों जो कपड़ा है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि मानव निर्मित संसाधन है। अगर इसके छोड़ करके अगर ऊन आ जाता तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधन होता, लेकिन दोस्तों ऊन नहीं है, उसके बदले में कपड़ा है, तो ये एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।